Hello everyone, my name is Sarak Kumar. I teach in class 6 and I will NCERT class 6 chapter 5 a different kind of school हनीशकल बुक से क्वेश्चन आंसर करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने अपने NCERT क्लास 6 चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का एक्सप्लेनेशन किया था। इस वीडियो में लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू होता है वर्किंग विद द टेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है पुट दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट order and write them out in a paragraph. Don't refer to the text. अब देखो ये इतने सारे जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हमें एक राइट ऑर्डर में लिख करके एक स्टोरी बनाना है। देम आउट इन अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ बनेगा इससे, ठीक है। तो उसमें एक पैराग्राफ में के थ्रू लिख करके, एक पैराग्राफ की तरह लिख करके एक तरह का स्टोरी बनाना, मतलब यही इसमें पूरा स्टोरी लिखा है। पुट दिस सेंटेंसेस है, मतलब इनमें ये सब सेंटेंसेस ही लिखा हुआ है, इन्हें हमें स्टोरी में बदलना है। और राइट ऑर्डर में, मतलब ये जो लिखा है सीधा ऐसे नहीं लिख देना है, सही सही तरीके से पहले क्या लिखाया जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सेकंड सेंटेंस क्या होगा, तो उस तरीके से हमको लिखना होगा, ठीक है। और इसको एक तरह से एकदम पैराग्राफ की तरह बना देना होगा, मतलब ये पैराग्राफ की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है। तो अभी हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो देखो शुरू होता है लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। तो देखो एक लिटिल वॉक के लिए चलते हैं। तो ये कहाँ पे है, ये लास्ट वाले के पहले वाला सेंटेंस है, ये सबसे पहले आएगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। तो ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स किस, ये लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक के ऊपर वाला हमें फिर उसके बाद लिखना है, ठीक है। आई शॉल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। तो ये वाला जो लाइन है ये हमारा सबसे फर्स्ट वाला लाइन ही है जो अगले बाद उसके बाद लिखाया जाएगा। अगला दी अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। तो ये जो लास्ट वाला है ये यहाँ पे आएगा फोर्थ लाइन। फोर्थ जो हमारा लाइन होगा वो लास्ट वाला होगा। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस। तो ये वाला जो है ये है हमारा सेकंड वाला जो है लाइन, ये लिखाया जाएगा फिफ्थ लाइन में, मतलब जो फोर्थ लाइन है उसके बाद यही सेकंड लाइन लिखाया जाएगा। इन सेंटेंसेस के लाइन में से जो दूसरा वाला लाइन है ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है ये वाला लाइन हमारा यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे हैविंग अ लेग टाइड अप, यही है वो लाइन, ठीक है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे एटलीस्ट नॉट मच। तो ये वाला यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है। थर्ड लाइन इसका जो है सेंटेंसेस वाले में थर्ड लाइन जो है वो लिखा जाएगा इसके बाद, ठीक है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। तो ये जो है सबसे लास्ट में जो लाइन है वो ये वाला, ठीक है। फोर्थ लाइन है जो वो लास्ट वाला लाइन है पूरे पैराग्राफ का। अब देखिए ये एक तरह से पैराग्राफ बन गया। अब ये जो एक स्टोरी भी बन गया। तो चलिए इस स्टोरी को समझते हैं। तो इसमें बातें चल रहा होता है और वो एक कोई बोलता है कि चलो लिटिल वॉक के लिए, मतलब एक छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं, बस तुम ही मुझे चीज़ों के बारे में बताना। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी जब ये दिन ख़त्म होगा, बाकी बुरे दिन तो एज बी हाफ एज बैड दिस। वो बुरे दिन तो एकदम जैसे आधे से भी ज़्यादा बुरे ही रहते हैं। अदर बैड दिस जो हैं वो आधे से भी ज़्यादा बुरे ही रह सकते हैं। हैविंग अ लेग टाइड अप, एक पैर को ऊपर रखना हो, एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट वन, और उम्मीद लगाए बैठना क्रच के बारे में, ये बहुत ज़्यादा फन है। आई गेस मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती हूँ कि मैं एक दिन के लिए डेफ बनूँ, ठीक है। एक दिन के लिए मैं डेफ बनूँ इसके बारे में मैं उतना नहीं सोच सकती हूँ। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा बनना सबसे ज़्यादा डरावना एक तरह से होता है, ठीक है। अब बी है इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहीं से मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ। वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। तो अब तुम बताओ कि क्यों जो है राइटर वो मिस बीम्स के स्कूल में आए थे, मतलब मिस बीम्स के स्कूल में विजिट किए थे। तो इसका आंसर होगा द राइटर हैड हर्ड अबाउट मिस बीम्स स्कूल न्यू टीचिंग मेथड, सो ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्ले वे मेथड पर्सनली। तो राइटर जो है वो मिस बीम्स के नए टीचिंग मेथड से बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुने हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा सुन रहे थे। सो उन्होंने विजिट किया
उसके स्कूल में, ताकि वो नए प्ले वे मेथड देख सके खुद व खुद, पर्सनली वही गए थे। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या गेम हर बच्चे खेलते थे स्कूल के अंदर, क्या खेलना पड़ता था? तो every child in the school had to play role of being blind, deaf, dumb, injured and lame once in a term. It was a sort of game and training. ठीक है, हर बच्चे को इस स्कूल में एक रोल करना पड़ता था, अंधे होने का, बहरे होने का, गूंगे होने का, इंजर्ड होने का और मतलब लंगड़ा होने का। ठीक है, एक टर्म में। ठीक है, ये एक तरह का सॉर्ट ऑफ गेम था, ट्रेनिंग था। ठीक है, each term every child has one blind day, one lame day. Complete the line which day was the hardest. Why was it the hardest? अब each term every child has one blind day, one lame day, इस लाइन को कंप्लीट करना और बताना कि कौन सा दिन सबसे ज्यादा हार्ड था और क्यों हार्ड था। ठीक है, तो देखो, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्रांड डे वन लेम डे, यहाँ तक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ से है वन इंजर्ड डे, वन इंजर्ड डे, वन डम्ब डे, वन क्या हो गया भाई इसे, बीइंग ब्लाइंड वाज द हार्डेस्ट डे। अंधा रहना सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट दिन रहता था, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वो सोचते थे कि वो हर वक्त किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं, तो स्टूडेंट्स का सोचना मानना ये था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि इन स्पेशल डेज का पर्पज क्या था? तो द पर्पज ऑफ दी स्पेशल डेज was to give the children a personal taste of misfortune. They learned to help the needy in society, whose training made them good citizen. तो जो देखो, इन स्पेशल डेज का जो पर्पस था वो था कि बच्चों को एक पर्सनल टेस्ट देना मिस फॉर्चून के बारे में, उन्हें सिखाने का एक तरीका था कि उनके जो सोसाइटी में नीडी लोग रहते थे उनकी कैसे हेल्प करना है। उस ट्रेनिंग उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा नागरिक बना सकती थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत सारा वर्ड्स लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रेजेस हैं और उनके वर्ड्स और फ्रेजेस है और उनके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं इन बॉक्सेस के नीचे। देखो यहाँ पे बॉक्स, अच्छा बॉक्स शायद से क्वेश्चन में था। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है कि वर्ड्स को फ्रेजेस से मैच करना है। ठीक है, मतलब वर्ड और फ्रेजेस को किन से मैच करना है? मीनिंग से, जो कि बॉक्स में दिया गया होगा आपको। ठीक है, तो देखो होमसिक का क्या होगा? होमसिक का होगा वांटिंग टू बी होम। ठीक है, होमसिक एक वर्ड है। ठीक है, तो उसका मीनिंग होगा वांटिंग टू बी होम। सेकंड है प्रैक्टिकली, मतलब ऑलमोस्ट। इट पेन्स मी, इट हर्ट्स मी। ठीक है, इसका मतलब होगा इट्स पेन मी, मतलब इट्स हर्ट मी। अप्रिशिएट, अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज। अप्रिशिएट मतलब अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज। थाउटलेस, नॉट वेरी केयरिंग। एक्सरसाइज, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, किसी की भी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना। रिलीफ, अ वेलकम चेंज। गास्टली मतलब टेरिबल, इसका ये मीनिंग हो गया। ठीक है, अब इन वर्ड, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड्स यहाँ पे जो लाइंस दिए हुए हैं, 4 लाइन दिए हुए हैं, इनको स्टोरी में से रिवर्ड करो और अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, अपनी भाषा में लिखो। तो देखो यहाँ पे है लिखा हुआ, फर्स्ट हमारा क्या है? आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मैंने मिस बीम्स स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। तो इसका एक तरह से हम लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे द राइटर हैड हर्ड पीपल प्रेजिंग द टीचर मेथड एट मिस बीम्स स्कूल। राइटर जो है वो मिस बीम्स के स्कूल के टीचिंग मेथड से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें वहाँ जाकर के देखने का मन करता था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मिस बीम्स वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी। मिस बीम्स जो है, अब वो क्या आता है? मिस बीम्स जो है, मतलब राइटर कह रहा है कि मिस बीम्स जो है वो मैंने जैसा सोचा था वैसी वो थी, मिडिल एज्ड थी और फुल ऑफ अथॉरिटी थी। तो इसे हम लोग अपनी भाषा में बोलेंगे द राइटर फाउंड मिस बीम्स अ मिडिल एज्ड एंड डोमिनेटिंग वुमेन। राइटर ने मिस बीम्स को, मतलब राइटर ने किस तरीके से मिस बीम को फाउंड किया? एक मिडिल एज्ड के तरीके से और एक डोमिनेटिंग वुमेन के तरीके से। ठीक है, थर्ड है आई वेंट टू दी विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। मैंने एक विंडो देखा जिससे कि एक बहुत अच्छा लंबा बड़ा गार्डन दिख रहा था। ठीक है, तो इसे हम लोग अपनी भाषा में बोलेंगे
द ऑटर लुक्ड अब आउट ऑफ द विंडो एंड सॉ लार्ज गार्डन। ठीक है, जो ऑथर है, जो राइटर है, वो विंडो से बाहर झांके और उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा लार्ज गार्डन देखा। फोर्थ है, वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ्स सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। हम लोग बच्चों के मुंह को बैंडेज नहीं कर सकते हैं, तो वो एक्सरसाइज करते हैं, रियली हैव टू एक्सरसाइज उन्हें करना होता है अपने विल पावर का। ठीक है, तो फोर्थ को हम लोग कैसे अपने अपने बात में लिखेंगे, दी चिल्ड्रन हैड टू यूज देयर विल पावर टू कीप क्वाइट। चिल्ड्रन को अपनी विल पावर का यूज करके कीप क्वाइट रहना होता है, चुप रहना होता था। ठीक है, अब देखो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि गिवन बिलो इज अ पेज फ्रॉम अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी से पेज दिया गया हमें नीचे। ठीक है, इसे ध्यान से देखो और एक वर्ड फाइंड करो जिसका मतलब गास्टली होता है। राइट डाउन द वर्ड एंड इट्स टू मीनिंग। एक वर्ड को फाइंड करो विच मीन्स द सेम एज गास्टली, मतलब गास्टली की तरह ही सेम मीनिंग उसका मीनिंग हो, तो उसका वैसा एक वर्ड बताओ, उस वर्ड को लिखो और उसके मीनिंग्स को भी लिखो। ठीक है, तो देखो हमारा बी है कि एक ऐसा फाइंड अ वर्ड मीनिंग अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। एक वर्ड मीनिंग फाइंड करो जिसका जो कि अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। ठीक है, एंड हमारा थर्ड है फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स एग्जामिनेशन। एक वर्ड फाइंड करो जिसका मतलब होता है एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो उत्तर ये, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक ऐसा वर्ड लिखो जिसका सेम मतलब हो। ठीक है, गास्टली की तरह ही सेम मतलब हो, और उसे नीचे लिखो और उसके दो मीनिंग भी लिखो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारा टेरिबल, एक वर्ड जिसका मतलब होता है डर लगना, और उसका दूसरा मीनिंग होता है वेरी बैड, मतलब बहुत बुरा। ये गास्टली की तरह ही मिलता है, गास्टली से ही सेम है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था कि एक ऐसा फाइंड अ वर्ड मीनिंग, एक वर्ड मीनिंग फाइंड करो जो कि अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। ठीक है, तो इसका होगा सेकंड टर्म। टर्म का एक तरह से मतलब होता था अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम, और उसका दूसरा मतलब होता था अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। ठीक है, थर्ड है कि एक वर्ड ऐसा फाइंड करो जिसका मतलब हो एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन जिसका तरह मतलब होगा उसी, मतलब जिसकी तरह एग्जामिनेशन का मतलब जो होगा, एग्जामिनेशन का मतलब एग्जामिनेशन जैसा कोई वर्ड मिलता हो उसका मतलब उसे वर्ड मीनिंग के थ्रू बताना है। ठीक है, वैसा वर्ड हमें फाइंड करना है। तो एक है टेस्ट, मतलब टू लुक एट समथिंग टू सी इफ इट इज करेक्ट। टेस्ट मतलब होता है कि किसी चीज को, समथिंग को देखना, जो लुक करना कि वो करेक्ट है भी कि नहीं, या फिर प्रॉपरली काम करता है कि नहीं। और दूसरा होता है कि कुछ टू आस्क समवन क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, आगे है कि हमें एक लिस्ट बनाना है। तो एक यहाँ पे पोयम दिया गया जो कि हमारे पढ़ने के लिए है। ठीक है, ऑल बट ब्लाइंड, सभी मतलब ऑल बट ब्लाइंड सभी हैं लेकिन अंधे हैं। ऑल बट ब्लाइंड इन हिज चैम्बर्ड होल ग्रुप्स फॉर वॉर्म्स द फोर क्लाव मोल। ऑल बट ब्लाइंड इन द इवनिंग स्काई the hooded bat twirls softly by. All but blind in the burning day, the barn owl blunder on her way. And blind as are these three are to me, so blind to someone I must be. तो यहाँ पे 4 पैराग्राफ में एक पोयम दिया गया था। ठीक है, तो इस पोयम को हमें पढ़ना था। ठीक है, ये पोयम किसने लिखा है, वॉल्टर दे ला मारे ने। ठीक है, मतलब एज गुड एज ब्लाइंड, मतलब जितना अच्छा वो ब्लाइंड हो रहे हो, यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब देखो इस पोएम का मतलब मैं अभी बताऊं या फिर आपको मैं अगली वीडियो में बताऊं। ठीक है, अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन एक तरह से आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करके इसका मतलब बताना। ठीक है, ऑल बट ब्लाइंड का हमें एक मतलब बताना। ठीक है, क्या मतलब बताना है, इसे आपको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके लिखना है, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना है। सारों का मतलब, सबका मतलब किस तरीके से लिखना है, हमारे समझ में आए, मेरे समझ में आए। ठीक है, उस तरीके से आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है एक तरह से।
तो आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का सारा अच्छे से क्वेश्चन आंसर करा दिया, ठीक है। अगली और ये जो पोएम्स है ये मैं आपको पूरे बुक को खत्म होने के बाद मैं सारे चैप्टर्स के पोएम को करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक है मैं 10 लाइक हम जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि टाइम पे आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। और हाँ, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था कि 7 डेज का स्ट्रीक पूरा करते हैं, ठीक है। तो देखो 7 डेज लगातार वीडियो में नहीं बना पाया, क्यों? तुम्हारी वजह से। ये तुम लोगों ने 10 लाख से हम किसी वीडियो में यार पूरे नहीं करवाए, इसलिए मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। इस वीडियो में अगर तुम लोग अगर 7 लाइक एम भी कर दोगे, 7 लाइक भी कर दोगे, तो मैं 7 डेज का स्ट्रिक ले लूंगा, ठीक है। 7 डेज लगातार वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।